ओके, हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करनी है हमें प्रयास 200 क्विज़। दिस इज़ द सेकंड क्विज़ नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और ये हमारी दूसरी क्विज़ होगी जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए। ठीक है, तो इसी सीरीज को लगातार कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्विज़ नंबर 2 आपकी है, हमारी है। पहले ऑलरेडी हम जो है क्विज़ नंबर 1 स्टार्ट कर ही चुके थे, इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हम कह रहे हैं कि बजट 2025 में हमने कुछ धनराशियाँ आवंटित की है, इसके बारे में बात करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं धनराशियाँ जो आपको याद होनी ही चाहिए बजट 2025 की, जिसके आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। एक इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 2,03,000 करोड़ रुपए, 2.03 लाख करोड़ रुपीस आपके आवंटित किए गए हैं। एक बड़ा अमाउंट आवंटित किया गया है, और ये एक्चुअली में कह रहा है कि सबसे अधिक आवंटन है। बिल्कुल सही बात है। इस बार सबसे ज़्यादा आवंटन, अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम को देखा जाए, एक ही स्कीम को 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर। मनरेगा एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए, ये भी बिल्कुल सही बात है। मनरेगा ही सेकंड नंबर पे आपकी जो है, जिसमें सेकंड नंबर की बड़ी स्कीम है, जिसके लिए 86,000 करोड़ रुपए अलॉटेड किया गया है। इसके बाद आपका जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए आपका जो है एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जिस पर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट वो कर रही है, आवंटन कर रही है। 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए आपका जो है जल जीवन मिशन के लिए। और उसके बाद आपका किसान, आपका पीएम किसान सम्मान निधि है, और इसमें भी आपका 63,000 करोड़ रुपए आपका आवंटित किए गए हैं। ये 4 बड़ी स्कीम्स हैं जिनमें आपका जो है आवंटन हुआ है सबसे ज़्यादा। तो ये 4 स्कीम तो हमें पता ही होनी चाहिए। ये 4 स्कीम में से कोई एक पर्टिकुलर स्कीम को भी उठा के पूछ सकता है, चारों को भी मैच करा सकता है कि बजट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलोकेशन इन्हीं स्कीम को हुआ है। तो इन 4 स्कीम में आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 लाख करोड़, 86,000, 67,000 और 63,000 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो उपयोगिता आपका जो है चारों को मिला देंगे। 1 2 3 4 इसमें नहीं लिया गया है, चारों आप ले लीजिए, बाई मिस्टेक रहा होगा ये। चारों के चारों आपके जो है बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और बजट के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। इस बार के बजट में क्या हुआ है, एक्चुअली में विकसित भारत की परिकल्पना के बारे में बात की गई है। उसके लिए इन्होंने क्या करा है कि 6 सिद्धांतों को जो है आपके बार के बजट में लिया गया है। उन 6 सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूछ रहा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए जो 6 सिद्धांत है। पहला क्या, इसमें से एक सिद्धांत ये है कि 100% गुणवत्तापूर्वक स्कूल शिक्षा देना, एक तो ये है। फिर ये कह रहा है कि किसानों को, जिन्होंने विश्व का अन्न भंडार बनाया भारत को, इसको सम्मानित किया गया है क्या। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है क्या। देखो, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को 100% नहीं कर सकते आप, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये 70% है, क्योंकि 100% तो भागीदारी हो ही नहीं सकती। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ दोनों सही है, इससे पहले वाला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं कि आर्थिक भागीदारी महिलाओं की 70% बढ़ जाए, ये हम चाहते हैं। शिक्षा इसमें जो है 100% हो जाए, ये चाहते हैं। और स्किल आपका, तो अगर मैं 6 पॉइंट को लिखता हूं तो इसे ध्यान रखना है कि 100% आपका चाहिए कि 100% लोगों को शिक्षा मिल जाए। इसी तरीके से चाहिए कि 100% लोगों को शिक्षा दे देंगे तो स्किल भी देंगे, स्किल ज़रूरी है हमारे लिए। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। तो 100% स्किल और रोज़गार मिल जाए उसे, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरा है 70% वाला क्राइटेरिया कि 70% वुमेनों को आर्थिक भागीदारी में हम करा दें, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होगा। और उसके बाद चौथे नंबर का क्राइटेरिया एक आपका किसानों का को समाहित करना आपका इम्पोर्टेंट है। और एक क्राइटेरिया ये है कि सुगम और सस्ता आपको स्वास्थ्य प्रोवाइड करा दिया जाए, स्वास्थ्य की चीज़ें आपको मिल जाए। ये आपके 6 आपके सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांतों पर इसमें लगातार आपका बात कर रहे हैं। और एक क्योंकि भाई किसानों की बात की जाए, स्वास्थ्य हो जाए, आर्थिक सिस्टम हो जाए, स्किल हो जाए, रोजगार हो जाए और शिक्षा हो जाए, ये आपके सिद्धांत है जिन सिद्धांतों के बेस पे हम भारत को विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन हमारा बजट के ऊपर ही है
कि बजट में आपका तीन चीज़ उन्होंने बात की है कि एक आपका राजकोषीय घाटे की बात की है, फिर आपका प्राथमिक घाटा होता है और एक होता है आपका राजस्व घाटा। तीन घाटे के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा घाटा कितना है। तीनों घाटे इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर ये पूछ भी लेता है इन घाटों को लेकर, तो ये हमें समझना है इन घाटों के बारे में। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये कह रहा कि राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है आपका, जीडीपी का 48% राजकोषीय घाटा हुआ है। इसको जरूर समझो। राजकोषीय घाटा जो 2024-25 या 25 के हिसाब से जो राजकोषीय घाटा अब की बार बैठा है वो 4.8% है फिलहाल। लेकिन वही 2025 और 26 में, मतलब अगले साल जो अनुमानित करा है कि भाई हम इतना राजकोषीय घाटा देंगे, वो आपका 4.4% आपका टारगेट है इनका अगले साल का अनुमानित वाला। तो दो राजकोषीय घाटे आपको देखने को मिलेंगे आपका जो है बजट में। इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्लैरिटी रखो। 2024-25 में जो इस बार अनुमानित जो इस बार राजकोषीय घाटा हुआ है 4.8% है आपका जीडीपी का। वहीं आपका 2025-26 के लिए 4.4% का अनुमानित राजकोषीय घाटा है कि इतना आपका जो है हम घटा कर लेंगे। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राजकोषीय घाटा। इसके बाद आपका प्राइमरी, तो ये ठीक भी हो गया कि ये कह रहा कि प्राइमरी घाटा क्या जीडीपी का 0.15% है और राजस्व घाटा क्या जीडीपी का 0.8% है। नहीं, ये चीज़ें उल्टी कर दी गई हैं एक्चुअली में, ऐसा नहीं है। ना तो ये सही है ना ये सही है। आपका जो प्राइमरी घाटा है वो मात्र 0.8% है और जो आपका राजस्व घाटा है, रिवेन्यू डिफिसिट है, वो आपका 1.5% है। ये आपको समझना है। तो इसका मतलब जो रिवेन्यू डिफिसिट है वो आपका कितना हो गया, 1.5%, और प्राइमरी वाला आपका 0.8%। तीनों घाटे को ज़रा समझ लेते हैं। देखो, आपका फिस्कल जो डिफिसिट है, राजकोषीय घाटे का मतलब है कि मैंने जो भी टोटल व्यय किया और जो भी मैंने रिवेन्यू जनरेट किया या मेरे पास रिसीप्ट आई, जो भी पैसा मेरे पास आया और जो भी व्यय किया, इसका जो डिफरेंस बचता है वो मेरा हमेशा राजकोषीय घाटा होता है। ये सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा होता है, मतलब सबसे बड़ा घाटा होता है, क्योंकि इतना आया इतना चला गया, यही ओवरऑल घाटा है मेरे पास। अब ये जो फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा है, इसके अंदर आपका जो है प्राइमरी घाटा भी आता है, इसी के अंदर है इंक्लूड, और इसी के अंदर आपका रिवेन्यू घाटा भी आता है। दोनों घाटे इसी के अंदर है। रिवेन्यू घाटे से क्या मतलब है, रिवेन्यू का मतलब है कि मेरा एक रिसीप्ट आएगी, मेरा एक राजस्व आएगा जो, और मैं एक राजस्व व्यय भी करूँगा। तो मेरा जो भी राजस्व आपका व्यय होगा, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति जो होगी वो अगर मैं घटा दूँ तो ये आपका राजस्व घाटा बनेगा। देखो, हमारे पास दो तरह की मनी होती है। एक होता है हमारा राजस्व की प्राप्ति, एक होती है राजस्व का व्यय बजट में। एक होता है कैपिटल की आपकी प्राप्ति जो है पूंजी की प्राप्ति, और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो जब भी आप रिवेन्यू घाटे का वो चीज़ मतलब कर रहा है वो कि जो रिवेन्यू, जो मेरा राजस्व प्राप्ति हुई और राजस्व का जो व्यय हुआ, ये जो डिफरेंस है ये मेरा आपका राजस्व घाटा है। तो राजस्व घाटा अलग चलेगा। इसी तरीके से मेरा आपका पूंजी घाटा भी चलेगा। तो मेरी जितनी पूंजी की प्राप्ति हुई और जितनी पूंजी मैंने व्यय कर दी वो मेरा पूंजीगत घाटा हो जाएगा। और तो ये दो घाटे हो गए। तो वो पूंजीगत वाला घाटा भी होगा, कैपिटल वाला भी एक घाटा होगा। तो पूंजीगत घाटा, रिवेन्यू घाटा, प्राइमरी घाटा, तीनों मिलकर राजकोषीय घाटा बनते हैं। अब कैपिटल में वही कितना मेरा पूंजीगत प्राप्ति हुई, कितनी पूंजीगत व्यय हो गई। एक प्राइमरी घाटा है, प्राइमरी घाटा अलग चल रहा है। प्राइमरी घाटा किस तरह चल रहा है, प्राइमरी घाटा वो घाटा है जो वो ये कहता है कि भाई जब मेरे पास घाटा होगा तो मैं उसे लेने के लिए क्या करता हूँ, लोन लेता हूँ, और उस लोन को मैं फिर उस लोन पे इंटरेस्ट चुकाता रहता हूँ, लोन चुकाता हूँ, इंटरेस्ट जमाता हूँ, ईएमआई टाइप समझ लो, उसे मैं वापस करता हूँ। तो वो वापस करना भी आपका, वो भी आपका इंक्लूड होगा। तो प्राइमरी घाटा में क्या होता है, जो मेरा ओवरऑल फिस्कल डिफिसिट है उसमें से मैं वो हटा दूँ जो मैंने एक्चुअली में लोन वाला जो पिछले टाइम से चल रहा है, मैं ईएमआई टाइप चुका रहा हूँ। तो ये आला चीज़ होता है। हमारा बहुत बड़ा घाटा एक्चुअली में, हम घाटे को मैनेज यहाँ से करते हैं फिर उसको देते रहते हैं लोन के रूप में। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा प्राइमरी घाटा है ना, प्राथमिक घाटा मात्र 0.8% है। कि मतलब अगर मैं अपने राजकोषीय घाटे में से मतलब आपका लोन वाला सिस्टम हटा दूँ, जो मैं लोन दे रहा हूँ या आपका इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो मैं कम कर दूँ, तो मेरा मात्र 0.8% ही बचेगा। ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा घाटा जो है वो वास्तव में सबसे बड़ा घाटा हमारा चलता रहता है जो हम लोन लेते हैं। और क्योंकि घाटे को पाटते इससे हैं तो फिर उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसका जो है ईएमआई भरनी पड़ेगी वापस, तो वही सबसे बड़ा आपका घाटा होगा। तो हमारे पास 3-4 तरह के घाटे हैं।
प्राइमरी घाटा आपका लोन वाला है, इसके बाद आपका रिवेन्यू वाला और कैपिटल घाटा भी चलता है, ये भी चलता है, फिर ओवरऑल आपका जो है फाइनली आपका राजकोषीय घाटा चलता है। तो राजकोषीय घाटे में सारे घाटे इंक्लूड होते हैं कि जो भी पूंजीगत घाटा है वो भी आ जाएगा, राजस्व घाटा जो है वो भी आएगा, और मेरा आपका जो लोन चुकाने के लिए जो मुझे पैसा पे करना वो सारा भी घाटा मुझे लेना पड़ेगा। तीनों घाटे अगर मैं मिला लूँ तो वो आपका राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको याद रखना है, वैसे भी फिर आप स्मार्ट गैस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 8% में बताया कि भाई नेक्स्ट ईयर के, मैंने लिखा भी है इसमें कि जीडीपी का 4.8% अभी जीडीपी है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा 4.4% है, प्राइमरी घाटा इतना है और चेंज हो गया है, उल्टा आपका हो रखा था, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पहली बार आपका जो है एक पंचायत एडवांस इंडेक्स का चल रहा है, ये आपका दूसरा वर्जन है इसका। इससे पहले एक और निकाला गया है, दूसरी बार आपका निकाला गया है एक पंचायत वाला पंचायत एडवांस इंडेक्स। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो कि पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा आपका निकाला जाता है, और जो है मॉस्पी की हेल्प से निकालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो आता होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या हुआ है, पीएआई आपका जो है ये आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपका, इसे लेके चल सकते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने, जितने से भी ग्राम पंचायत, जो हमारे पास लगभग 2.5 लाख अधिक से ग्राम पंचायतों के प्रगति का आकलन कर रहा है, और आकलन किस चीज़ पर कर रहा है कि स्थानीय सतत विकास के अनुरूप विकसित किया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है, यही करता है कि भाई जो हमारा, हम चाह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विकास है, वो आपका लोकल लेवल तक, पंचायत तक जाए। उस पंचायत के लेवल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई क्या हमारा पंचायत उसमें सही परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके 9 आधार आपके बनाए गए हैं, 9 विषयों को आधार लेके, जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, अनुकूलन, जल, स्वच्छता, इस तरह के 9 आधारों को लेकर बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 9 आधारों पर बेस्ड है। और फिर कह रहा है कि सबसे ग्रामीण पंचायती राज की संख्या के मामले में अगर देखें कि भाई ग्राम पंचायत है उसमें तेलंगाना पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है। ये गलत हो जाएगा, एक्चुअली में उल्टा है। सबसे अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो गुजरात आपका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लगभग आपका 267 के आसपास पंचायतें हैं जो आपकी गुजरात की है, और तेलंगाना सेकंड नंबर पे। तो गुजरात की पंचायत आपका सतत विकास के मामले में सबसे बेटर परफॉर्म की हैं अगर सारी पंचायतों को देखें। इसमें पंचायतों को कुछ अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं, जैसे एक तो तोड़ लेते हैं कि भाई परफॉर्मर के रूप में, परफॉर्मर की कैटेगरी, फिर एक आपका फ्रंट रनर की कैटेगरी है जो फ्रंट रनर जोड़ रहे हैं, फिर आपका जो है एक अचीवर्स हैं जो अचीव कर लिए हैं कुछ, एक आपका जो है जो आपका फ्रंट रनर हो गया, एक परफॉर्मर हो गया, एक हो गया जो अभी आपका बिगिनिंग है या बिगनर्स हैं आपका। तो इस तरीके से कैटेगरी बना रहा है। तो जो परफॉर्मर्स है वो तो जिसका बहुत हाई लेवल का परफॉर्मर इसमें एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, ज़्यादातर कैटेगरी आपकी फ्रंट रनर, अचीवमेंटर इसने की है। तो बहुत अच्छी कंडीशन तो इसमें नहीं है, परफॉर्मर इस कैटेगरी में अभी तक कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ, गुजरात की सबसे ज़्यादा आपका अगर फ्रंट रनर की बात करो तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत गुजरात की इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए गुजरात ने इसने इसमें टॉप किया है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, ठीक है। तो जितने भी हमारे जनजाति हैं उनके युवाओं को इकट्ठा करके एक महोत्सव किया गया। देखते हैं कहाँ होता है। तो ये कह रहा कि मिजोरम के आइजोल में आपका किया गया है, बिल्कुल सही बात है। मिजोरम के आइजोल, मिजोरम की कैपिटल आइजोल में इन्होंने क्या है, राष्ट्रीय जनजाति संसाधन केंद्र के अंदर ये आपका जनजाति युवा सम्मेलन किया गया होगा, ठीक है। करेंगे भी, देखो जनजाति के गढ़ 2 ही हैं, या तो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला ये सेंट्रल इंडिया है, या आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर मिजोरम में इन्होंने अब की बार कर लिया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो है, जो हमारे बिरसा मुंडा का जो है 150वां जन्मदिन आपका हो चुका, उसके उपलक्ष्य में, तो इस साल बिरसा मुंडा का एक आपका 150वां का जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये जो है किया है। तो आप याद रखिए, दोनों आपके सही हो गए। और ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ मना रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी एक 10 गीगावाट का आपका जो है वो चला है आपका कि भाई आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क, 10 गीगावाट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क चला है। तो दुनिया का सबसे पहला 10 गीगावाट वाला ब्रॉडबैंड नेटवर्क भाई आपका चाइना लिया है। चाइना की कंपनी है आपकी हवाई, तो हवाई कंपनी ने ये निकाला है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 6G 5G इन सारी की टेक्नोलॉजी को वास्तव में
तेज़ी से अडोप्ट कर पाएगा चाइना और डिजिटल सिस्टम को काफ़ी एडवांस कर पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चाइना ने ये चलाया है, चाइना आपका काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुछ आयोजनों की बात कर रहे हैं, 3-4 आयोजन की बात कर रहे हैं। जैसे एक बात कर रहे हैं हम सुफलाम, एक इंडिया समिट और एक प्रोजेक्ट कूपर, तीनों आपका इंपॉर्टेंट वो हैं। सुफलाम ये कह रहा है कि क्या खाद्य संस्करण क्षेत्र में आपका जो है हमारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य संस्करण में आप खाद्य संस्करण है उसकी परियोजना के लिए सुफलाम आपका एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण को हम कैसे बढ़ाएं। हर बार होता है सुफलाम याद रखना है, और इस बार हुआ है ये बिहार में, राजगीर के बिहार में। तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि याद रखना है कि बिहार में एक इंडियन समिट है। इंडियन समिट क्या हो रहा है, ये हो रही है आपकी हैदराबाद में। ये कहाँ हो रही है, हैदराबाद में, याद रखना। इंडियन समिट हैदराबाद में हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट समिट है। क्यों? क्योंकि जो बांडुंग सम्मेलन था उसकी 70वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया है। ये बांडुंग सम्मेलन क्या है? बांडुंग सम्मेलन एक्चुअली में जब हमने नेम का वो बनाया था, नॉन अलायंस आपका मूवमेंट, जो नाम आपका संगठन बनाया था, उसके लिए उस बांडुंग सम्मेलन के बेस पे ही आपका नाम आया था। जो भी आपका जो है दोनों गुटों से बच के जो हमने सम्मेलन किया था कि भाई हम ना तो अमेरिकन गुट में जाएंगे ना हम यूएसएसआर के गुट में जाएंगे, नेम वाले गुट में रहेंगे, उसके लिए बांडुंग है। और बांडुंग सम्मेलन का 70 साल गुजर चुके हैं। उसे के उपलक्ष्य में एक समिट हुई और इंडिया ने ये समिट की, और इस समिट का कहाँ कराया गया, हैदराबाद के अंदर। तो ये इंडियन समिट आपकी इम्पोर्टेंट है बांडुंग की वजह से, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात हो गई। सफलाम भी आपका इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट, क्योंकि आपका खास संस्करण पर फोकस कर रही है। और एक प्रोजेक्ट कूपर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है भाई, उपग्रह नेटवर्क आपका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि उच्च गति का ब्रॉडबैंड इंटरनेट दे दे। कौन देना चाह रहा है? अमेजन। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा। कई बार ये आपका जो है जो एलन मस्क की कंपनी है वो भी आपका जो है देने की कोशिश कर रहा है, तो वो अलग है, ये अलग है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अमेजन का है। अमेजन चाहती है सब जगह नेट फैला दो और उसको डिलीवरी को तेज़ी से आपका बढ़ाया जाए। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक भारतीय नौसेना युद्धपोत आईएनएस सूरत के संबंध में बात करनी है। आईएनएस सूरत आपका इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रॉयर है। एक्चुअली में गुजरात के किसी भी शहर के नाम पे पहली बार रखा गया है कि किसी शहर के नाम पे पहली बार किसी भी उसका नाम रखा गया। अब से पहले किसी शहर के नाम पे किसी आपका जो है युद्धपोत का नाम नहीं रखा गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है। तो इसलिए आईएनएस सूरत। सूरत क्यों रखा गया? क्योंकि सूरत की ना एक समृद्ध समुद्री विरासत है। सूरत आपका पुराने टाइम से अगर आप देखें तो पुराने टाइम से जो है सूरत जो है लंबे टाइम से आपका मैरी टाइम से लिंक रहा है, और इसीलिए इसका नाम पे जो है इन्होंने रखने की कोशिश की है। और ये पहली बार है कि किसी मतलब उसके नाम पे आपका ऐसा रखा गया है। ठीक है, दूसरी इसकी खास बात क्या है कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मतलब एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो स्टील्थ गाइडेड है। स्टील्थ गाइड है मतलब ये आपका जो है जल्दी से डिटेक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, स्टील्थ आपकी जो है इसकी वो है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि आप उसे जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, छुपा हुआ होता है। तो स्टेल्थ गाइडेड ही आजकल आ रहे हैं। तो स्टेल्थ गाइडेड भी इसकी खास बात है। एक याद रखना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट 15B, ये बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर ही बनाया गया है ये। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B आपको याद रखना है। और इस आपके मोदी जी जो हैं इन्होंने इसका कमीशन किया, और मजगांव डॉक लिमिटेड जो है आपकी गोवा में इसका वो हुआ, आयोजन हुआ, और गोवा के मजगांव डॉक लिमिटेड ने इसे आगे बढ़ाया, या इसे जो है एक तरीके से वो दे दिया अपना बनाकर, इसे जो है समुद्र में उतार दिया गया। तो 3-4 चीज़ें इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जो इसके अंदर होनी चाहिए। एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये AI इनेबल्ड वारशिप है। मतलब पहली बार ऐसा है कि जो इसको चलाने के लिए मतलब AI इनेबल्ड किया गया है। तो AI का भी यूज है, स्टील्थ भी है। मोदी जी ने लॉन्च किया है, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बनाया गया है। पहला ऐसा स्टील्थ वो है डिस्ट्रॉय जिसका किसी सिटी के नाम पे नाम रखा गया है, सूरत के नाम पे। तो बहुत सारी इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और याद ही रखना है कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर ही से जो है हम चला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके जो है चारों सही हो जाएंगे इसमें। आगे अगला देखते हैं कि ये कह रहा है कि प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मैग्नीजाइटिस के आपका निदान की बात करेंगे। मैग्नीजाइटिस चीज़ें समझो पहले। मैनिंजाइटिस आपकी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो आपका जो है ब्रेन होता है उसके ऊपर का जो है उसकी सुरक्षा करने के लिए जो उसके ऊपर परत होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये आपका इस बीमारी को ही हम कहते हैं मैनिंजाइटिस।
एंसेलेफाइटिस भी आपने सुना होगा। एंसेलेफाइटिस में पूरा ब्रेन ही इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसमें वो बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है, इन्फेक्टेड होता है और छोटा उसका सिर हो जाता है। वो भी आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, एंसेलेफाइटिस। तो एंसेलेफाइटिस में पूरा ब्रेन इन्फेक्टेड होता है, लेकिन आपका जो मैग्नीजाइटिस है इसमें सिर्फ ब्रेन के बाहर वाला आवरण जो है आपका जो है इन्फेक्टेड होता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इसके लिए एक पहली मार्गदर्शिका जारी की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इसके लिए एक निर्देश दिया है कि भाई ठीक है, इसे हम मानेंगे और इस तरीके से इसका निदान करेंगे। मतलब WHO इसे पहली बार रिकॉग्नाइज कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये मार्गदर्शिका क्या कर रहा है, इनका एक प्रोग्राम है कि डिफीटिंग करना है हमें मैग्नीटाइट्स ग्लोबल उस पर 2030 में, इस प्रोग्राम के अंदर जारी किया गया है। मतलब इनका टारगेट ये है कि 2030 तक आते आते आप जो है इस बीमारी को ख़त्म कर दें। WHO ये चाहता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों ठीक है, ये और दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो है एक इनिशिएटिव हुआ है आपका वेव्स के नाम से। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट से है क्या भाई, आपका जो है कई एक तरीके से मूवी फिल्म इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है। इसकी सबसे खास बात ये रही है कि इसका जो है इनोगेशन किया है खुद मोदी जी ने। ठीक है, मुंबई में आपका ये हुआ है, मुंबई में होना ही था। ये आपको याद रखना है कि वेव्स जो समिट कहाँ होगी, मुंबई में होगी। ये मुंबई में ही होगी, हाँ, जियो वर्ल्ड सेंटर में। ठीक है, भारत का पहला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वेव्स में 4 दिन का आपका शिखर सम्मेलन हुआ। इसकी टैग लाइन आपको याद रखनी है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ये भी बिल्कुल दोनों आपके सही हैं, क्योंकि इसकी टैगलाइन होगी ही ये, कनेक्टिंग क्रिएटर्स मतलब जो आपके फिल्म मेकर हैं, म्यूजिक बनाने वाले हैं, वे सारे यहाँ एक तरीके से इकट्ठे हो रहे होंगे। वे कह रहे हैं हम कनेक्ट करेंगे क्रिएटर को और कनेक्ट करेंगे कंट्रीज़ को, तो इसका मतलब दोनों आपके सही हो जाएंगे। कुछ और इस तरह से अगला है, कुछ पहले लेके आए हैं, उस पहलों पे आपका बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्या पहले हैं, एक है आपका स्त्री समिट्स। स्त्री समिट स्त्री के नाम से समझ में आता है, वो ये स्त्री वाला है कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए ये समिट की गई है। और स्त्री के लिए सुरक्षा के लिए जो समिट की गई है, इसका दूसरा संस्करण है महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए। और ये एक्चुअली में हैदराबाद सिटी में हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि ये जो स्त्री समिट है जिसमें स्त्री की सुरक्षा के ऊपर जो है डिस्कशन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। हैदराबाद तुम्हें पता है IT सिटी के रूप में काफ़ी फेमस है, डेवलप भी हो रहा है, तो वहाँ स्त्रियों के लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं ये आपका जो है स्त्री समिट हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी अभी आपने सुना होगा 2025 में आया है। इसमें हमने क्या किया है, कुछ क्रिटिकल्स मिनरल्स को आपको जो है हमने पॉइंट आउट किया है कि भाई ये हमें क्रिटिकल मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं ताकि सामरिक रूप से सुरक्षित हो सके। अब इस क्रिटिकल जो मिनरल मिशन है इसे कौन हैंडल कर रहा है, ये पूछ रहा है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा भी वही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही एक्चुअली में वास्तव में देख सकता है कि कहाँ कौन सा मिनरल्स है, रिसर्च करो, देखो, खनन करो उसका। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे, A और 1 दोनों। ठीक है, तो ये स्त्री समिट आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक और चीज़ आपकी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है अभी कि जब जल जीवन मिशन के उसमें कई कुएं वगैरह खोदे जा रहे थे, उसमें आपका जो एक मणिमूला गांव था आपका केरला का, उस केरला के गांव में जो है हमें लगभग 2000 साल पुराने आपके जो है अधिशेष मिले पुराने। और ये अधिशेष कौन सी जगह से है, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, मौर्य काल से, या मेगालिथिक काल से, या गुप्त काल से। ये आपके बिलोंग करते हैं मेगालिथिक काल से। तो एक केरल में मेगालिथिक काल से रिलेटेड आपके जो है कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। तो मेगालिथिक काल आपका जो है इस तरीके से जो हमारे प्राचीन काल है उसके अंदर ही एक आपका काल है, तो उसको आपको बेटर तरीके से हैंडल कर रहा है। तो याद रखना है कि भाई ये कहाँ मिला है, क्योंकि कन्फ्यूजन कर सकते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता से था, क्या गुप्त काल से था, क्या मौर्य काल से था, तो मेगालिथिक काल से था। ठीक है, हाँ, कुछ और ये चर्चाओं के बारे में बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा आपका लेते हैं, क्या है। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है आपके, वो कितने हो गए हैं। अब ये इस पे पूछ सकता है, नेशनल पार्क हो गए हैं आपके 107। फिलहाल 107 नेशनल पार्क है और 107वां नेशनल पार्क आपका सिमिलीपल बना है, बिल्कुल ठीक बात है। कई सारी चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट हमें याद रहना चाहिए। नेशनल पार्क हमारे 107 हो गए हैं। रामसर साइट्स हमारी कितनी हो गई है इस टाइम, रामसर साइट हमारी 91 है फिलहाल। इस तरीके की चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि भाई कितनी रामसर साइट हो रही है। रामसर साइट 91 है। नेशनल पार्क इस टाइम आपका 107 है। इस तरह की चीज़ें याद रखनी चाहिए। हाँ, एक ये कह रहा टाइगर ट्रम्प हुआ है। टाइगर ट्रम्प क्या है, ये कुछ नहीं है, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो हमारा डिजास्टर होता है, आपका जो डिजास्टर में असिस्ट करते हैं, रिलीफ देते हैं, उससे रिलेटेड एक आपकी समिट्स है, इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक अभ्यास है HADR पर। हाँ,
अब ये अमेरिका और यूएस का है, ये रखना आसान है क्योंकि इंडिया आजकल टाइगर बना हुआ है, और अमेरिका तो आपके ट्रम्प साहब आजकल ट्रम्प इजिकल टू अमेरिका है, और इंडिया आजकल टाइगर बना है क्योंकि वो खूब टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं जी ऐसे कुछ नहीं है, आप लगा लो जो लगा सकते हो, लेकिन हम तो चीते हैं, इस टाइम नहीं मानेंगे। ठीक, तो इन दोनों ने मिल के टाइगर ट्रम्प आपका जो है ये इस तरीके से सिस्टम है कि जिसमें आपका कोई डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड काम होता है। इसका अगर आप देखें तो दो जगह हुआ है। पहले तो नौसेना ने एक पोर्ट उस पर किया, INS जल सेवा, एक आपका जो है वो होगा इनका वार्षिक, पहले तो उस पर इन्होंने अभ्यास किया और फिर पोर्ट बेस अभ्यास किया आपका विशाखापट्टनम में। तो ये दोनों जगह याद है, पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ इसका जो है वो हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुआ है, ये हुआ है। और इंडिया इम्पोर्टेंट, और डिजास्टर पे इस साल की डिजास्टर पे होने वाली एक इम्पोर्टेंट समिट है, इसीलिए मैंने इसे कलेक्ट किया है। ठीक है, और बढ़ते हैं, एक डेवलप इंडिया यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। ये डेवलप इंडिया यूथ फेस्टिवल्स है आपका, राष्ट्रीय डेवलप इंडिया यूथ फेस्टिवल। डेवलप इंडिया यूथ फेस्टिवल मतलब हमारा टारगेट है कि भाई इंडिया को डेवलप करना है, उसके लिए हमने यूथ पार्लियामेंट्स, जितने भी हमारे यूथ पार्लियामेंट्स को कनेक्ट किया है, ताकि जो है, क्योंकि यूथ ही उसका बड़ा पिलर है डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। तो ये हमने कहाँ किया है, पहले तो याद रखो, ये हमने दिल्ली में किया है। ठीक है, दिल्ली में सारे जो है यूथ पार्लियामेंट को बनाया, बुलाना आसान भी है, यहाँ पहुँच गए, और ये आपका मानसुख मांडविया ने जो है इसका आयोजन किया था। ठीक है, तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई यूथ को बुलाया होगा, मोदी जी पहुँचे होंगे, उन्होंने यूथ को एड्रेस किया होगा, तो ऐसा नहीं है, आपका मानसुख मांडविया ने किया है, ये आपको याद रखिएगा, और ये दिल्ली में आपका हुआ था। ठीक है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आपका एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो बताता है कि नीति आयोग के द्वारा ये आपका इंडेक्स आता है, जो ये बताता है कि भाई किस तरीके से आपका फिलहाल किसी भी मतलब किसी स्टेट की किस तरह की कंडीशन है, और इसमें उड़ीसा सबसे फर्स्ट नंबर पे ये भी चीज़ है। तो सारी आपके जो है चारों चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है, आपको याद रखना है। एक आपका मिशन और बात करते हैं, वन नेशन वन मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण, एक नेशन एक ही मिशन, और प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए एक आयोजन चलाया गया। बिल्कुल सही बात है। अब ये आंदोलन, जब आज जन आंदोलन का अभियान शुरू किया गया तो किसने किया, आपका नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने, या भूपेंद्र यादव ने, ओम बिरला ने। तो आपको ये याद रखना है कि ये भूपेंद्र यादव ने किया है। भूपेंद्र यादव इस टाइम आपके जो हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, तो भूपेंद्र यादव कर रहे हैं क्योंकि वो पोल्यूशन को रोकना है, मतलब प्लास्टिक को। तो एक नेशन एक मिशन आपको जो है एक इम्पोर्टेंट अभियान है, जो देशव्यापी अभियान है आपको प्लास्टिक के रोकने के लिए, और प्लास्टिक के रोकने पर काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट मिशन हो सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ घटनाएं इन्होंने फिर दोबारा ली कि भाई इस तरीके का चल रहा है। तो एक पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, समझे, पहला है। ठीक है, एक राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन चला है। मध्यस्थता सम्मेलन क्या है, ये जैसे यूडीसी पर लोड होता है तो उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम क्रिएट करते हैं, और उसमें हमारा होता है कि मध्यस्थता कर लीजिए आप, कि मध्यस्थता करके अपने जो है जो भी आपके केसेस हैं उसे सॉर्ट आउट कीजिए। उस तरीके की जो है ये एक राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन किया गया कि भाई मध्यस्थता वाली चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। पहला किया गया, कहाँ किया जाएगा भाई, दिल्ली में ही किया जाएगा, नई दिल्ली में ही बैठ के करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक AI इनेबल्ड आपका डेटा सेंटर पार्क आपका खोला गया है। देखो डेटा सेंटर पार्क तो काफ़ी खोले जा रहे हैं, लेकिन AI इनेबल्ड डेटा सेंटर पार्क आपका रायपुर में खोला गया है, छत्तीसगढ़ में पहला है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, AI इनेबल्ड आपका डाटा सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, पहला है ये भी। इसके बाद आपने भार्गवास्त्र आपका जो है ड्रोन सिस्टम के बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। भार्गवास्त्र ड्रोन सिस्टम क्या है, कि एंटी ड्रोन सिस्टम है एक्चुअली में। ये आपका ड्रोन को, जैसे ही ड्रोन आएगा उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये काफ़ी फेमस रहा है, और ये वही सिंदूर ऑपरेशन में फेमस रहा है, इसका यूज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट आपका इंडस्ट्री ने बनाया गया, किसने बनाया है, सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। ये आपको याद पूछ सकता है किसके द्वारा ये बनाया है, भार्गवास्त्र आपका ड्रोन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट निकाली है, इन्हेंसिंग MSME कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया। ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इन्हेंसिंग MSMEs कम्पिटिटिवनेस इंडिया। मतलब इस पर क्या करते हैं, इसका फोकस ये है कि जितनी भी हमारी MSMEs है उसको कितना कैसे कम्पिटिटिव बनाया जा सके, ताकि हम जो है टैरिफ वैरिफ इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सको और आपकी कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। किसने बनाई है, नीति आयोग इस पर फोकस कर रहा है कि भाई MSMEs को प्रमोट करो। तो इस तरीके से ये आपका सारा आपका हो जाएगा, सारे पॉइंट आपके इसमें कवर साइज सेम है। आगे बढ़ते हैं,
कुछ और पॉइंट्स की हमने बात की है। अभी क्या है कि हमारा जो है एक छठा सेमीकंडक्टर यूनिट लगी है जिसमें SCL और फॉक्सकॉन ने लगाई है। फॉक्सकॉन से आपकी जो है ताइवान कंपनी है, SCL इंडिया कंपनी, दोनों मिलकर एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अनुस के अंदर छठा हमारा प्लांट आया। 5 पहले ही आ चुके थे, ठीक है, जो आपके गुजरात और असम में थे। अब छठा प्लांट आपका आया है। तो छठा प्लांट आया कहाँ है? छठा प्लांट आपका जो है आपका आया है जेवर, जो हमारा एयरपोर्ट है उसी के पास में आपका नोएडा के अंदर यूपी में आपका जो है प्लांट आया है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। यह प्लांट चेन्नई में स्थित किया गया है। नहीं, ये आपका प्लांट चेन्नई में स्थित नहीं है, ये आपका नोएडा में स्थित है, जेवर एयरपोर्ट के पास, ठीक है। प्रमुख उपकरण निर्माता जैसे अप्लाइड मटेरियल, लैम रिसर्च ने क्या भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? हाँ, अब एक्चुअली में जो निर्माता हैं बहुत सारे, जब ये प्लांट बनेंगे तो उनके लिए कुछ उपकरण भी खरीदेंगे वो प्लांट, तो उनको उपकरण कौन प्रोवाइड करता है? इन्हें लैम रिसर्च और अप्लाइड मटेरियल्स, ये दो आपकी इंडस्ट्री, अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च आपका, ये भी अपना प्रेजेंस करेंगे क्योंकि इन्हें उपकरण इनका बेचना ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई में नहीं बन रहा है, छठा यूपी में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक ग्लोबल एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, ये GLEX बड़ी इंपॉर्टेंट है। GL से आपका ग्लोबल याद रखो, ग्लोबल एक्सप्लोरेशंस कॉन्फ्रेंस है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो भी आपका ग्लोबल सिस्टम है उसमें ग्लोबल में स्पेस में आपका एक्सप्लोरेशन करना है, ठीक है। कहाँ हुआ है इसका? वो नई दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर इसका इनोग्रेशन हुआ है GLEX का। थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 यूनिवर्स। देखने में सही लगता है लेकिन ये थीम नहीं है GLEX की। 1 अर्थ 1 फ्यूचर 1 यूनिवर्स नहीं है। रेदर देन इसकी थीम है कि आपका कि द एक्सपेंशंस ऑफ द एक्सप्लोर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द स्पेस यूनिवर्स एंड द एक्सप्लोरेशन रिनेसेंस। इस तरह से आपका यूज है। मतलब ये मतलब थीम ये है कि आपका जो स्पेस है उसे हम जो है कैसे एक्सपेंस करें और एक्सपेंस करने का क्या तरीका होना चाहिए, इस तरह की आपकी इसके अंदर थीम है। तो ये आपका पहला ही सही होगा, दूसरा इसकी थीम सही नहीं है। बाकी इस पर काम वही है कि हम नई दिल्ली में GLEX का हमने वो किया है ताकि हम जो है ग्लोबल आपका जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन हो सके, क्योंकि स्पेस पे हमें तेज़ी से बढ़ाना है। तो उसके एक्सप्लोरेशंस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसरो के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और विचार कर रहे हैं। एक है रेस्पेक्ट फॉर एल्डर कार्यक्रम, जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। एक्चुअली में रेस्पेक्ट फॉर एल्डर कार्यक्रम एजिंग विद डिग्निटी एक प्रोग्राम है आपका एजिंग विद डिग्निटी प्रोग्राम है, जो आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के अंदर एजिड व्यक्तियों के लिए, जो भी हमारे ओल्ड पर्सन हैं उन सभी पर्सन के लिए एजिंग विद डिग्निटी प्रोग्राम है, सेंट्रल प्रोग्राम ये है। इस डिग्निटी प्रोग्राम, एजिंग इन डिग्निटी प्रोग्राम के अंदर रेस्पेक्ट फॉर एल्डर कार्यक्रम चला गया कि भाई एल्डर्स जो हैं उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। कहाँ हुआ ये? एक्चुअली में दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली में भी जो हमारा जो है मुर्मू के अंदर जो आपका प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है, ठीक है, प्रेसिडेंट वाले सिस्टम के अंदर ये वाली चीज़ आपकी जो है आयोजित हो गई है। और इसमें आपका सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय वाली चीज़ के नया आयोजित किया है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डर वाला जो सिस्टम है उसमें आपका ये मंत्रालय है, इसमें एजिंग विद डिग्निटी आपका जो है बड़ा इनिशिएटिव है। उसके अंदर एक रेस्पेक्ट फॉर एल्डर इनिशिएटिव आपका दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति का पार्लियामेंट, मतलब राष्ट्रपति जो है, जो हमारे राष्ट्रपति भवन है उसी में ये मनाया गया और राष्ट्रपति ने ही जो है इसकी अध्यक्षता की। और इसी के साथ साथ आपका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एल्डरली पर्सन। तो कि ओवरऑल जो है जितने भी एल्डर वाला सिस्टम था, जितने भी ओल्ड पर्सन हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उसके समस्याएं का समाधान किया गया है, उसके लिए एक बड़ा ये जो है इवेंट हुआ है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। दोनों इसमें सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर पोर्ट की बात अभी की गई है। ये आपका तो भारत का पहला आपका जो है ये समर्पित कंटेनर ट्रांजिशन है। ये आपका ट्रांसशिपमेंट है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो। ये विजिंजम जो है, जो हमारा पोर्ट है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, पहला पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब है कि इस पर बड़ा शिप वो आएगा, एक कोई बड़ा शिप आएगा, उसमें से माल उतारा जाएगा, माल उतार कर छोटे छोटे शिपों में लाद दिया जाएगा और फिर उसे अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शिप आया और उसको फिर दोबारा ट्रांस कर दिया, मतलब वहाँ का माल उस पोर्ट पे उतरेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद वो छोटे उस पर जो आपके वो होंगे
छोटे जो आपके जहाज होंगे उन पर लद जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। इस तरह का जो पोर्ट होता है वो ट्रांसिट पोर्ट है। अब तक हम मतलब श्रीलंका के जो कोलंबिया पोर्ट है उसे ट्रांसिट पोर्ट के रूप में यूज करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ी देनी पड़ती है। तो इंडिया ने अब अपना पहला आपका जो ट्रांसिट पोर्ट्स बना लिया है। और अच्छी बात इसमें क्या है, और अच्छी बात है कि इसकी गहराई लगभग 20 मीटर है। अगर इसकी 20 मीटर गहराई है तो इसमें खूब बड़े बड़े हम जो है जहाज लेकर आ सकते हैं। और सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग है आपका उसके पास है ही, और ये केरल के तट पर है। ये आपका केरल में है, केरल के आपका त्रिवेंद्रपुरम, केरल में आपका त्रिवेंद्रपुरम में ये आपका बनाया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पे अडानी जो है इसे बना रहा है। पीपीपी मॉडल पे अडानी के द्वारा ये केरल में बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा, तीनों आपके सही हो जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करेंगे। विश्व आर्थिक मंच जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हमारी, इसने ग्लोबल यंग लीडर्स अवार्ड्स की सूची निकाली है कि भाई ग्लोबल यंग लीडर्स जो हैं, तो ग्लोबल यंग लीडर्स की अगर सूची की बात करें तो इसमें इंडिया के भी जो है 7 लोग वैसे तो इसने लिए हैं जो यंग लीडर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है उसके बारे में हम बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपका श्री राम मोहन नायडू। इनकी एज जो है 25-26 साल की ही एज है ये आपकी जो है, ठीक है। और ये आपका जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल इस टाइम जो है जो उड्डयन मंत्री हैं इंडिया के, ठीक है। तो काफ़ी कम एज में आपके जो है मिनिस्टर है, वो काफ़ी कम एज में जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, और टेक्नोलॉजी के रूप में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये काफ़ी फेमस माने जाते हैं। तो एक फेमस पर्सनैलिटी के रूप में है, इसीलिए इन्हें ग्लोबल यंग लीडर्स सूची में रखा गया है। और उसमें सबसे यूथ जो है हमारे तरफ से जो सबसे जवान है, वैसे तो 7 लोग रखे गए, सबसे जवान ये हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोप 30 के बारे में बात कर रहा है कि भाई कोप 30 क्या है। पहले तो यह समझ लो कि कोप 30 कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो कोप 30 जो हो रही है वो आपकी ब्राज़ील में होगी, ठीक है। कोप 30 आपकी ब्राज़ील में होगी। कोप 29 अभी आपकी हुई थी, वो आपका रोम में हो चुकी है। कोप 29 ये आपका 30 ब्राज़ील में होगी। इसमें क्या हो रहा है कि दक्षिण एशिया से ना एक विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है कि भाई एक विशेष दूत होगा इसके अंदर। कौन आपका दूत होगा? क्या सोमदत्त मिश्रा होगा, चंदन वर्मा या कैलाश चौधरी? नहीं, अरुणाभ घोष। जो अरुणाभ घोष है ये आपका जो है एक दूत अपॉइंटेड किया गया है पूरे साउथ एशिया कंट्रीज़ के लिए, और ये उन्हें प्रेजेंट करेगा जब ये आपका कोप 30 होगी। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पूरे साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति चुना गया है इंडिया से। गुड, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट है ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजिंग फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटी। पहले इसको समझो, मतलब जो एजिंग जो मतलब बूढ़े लोग हैं उनके लिए ऐसे सिटी जो मतलब इस तरह का सिटी का एक नेटवर्क है जो इस तरीके से सिटी को चूज करता है कि भाई क्या सिटी में ऐसा नेटवर्क है जो आपके एज ओल्ड वाले जो व्यक्ति हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं उनके बिल्कुल उनका फ्रेंडली हो, उनके लिए आसानी हो कम्युनिकेट करना। क्या सिटी इस चीज़ का ध्यान रख रहा है? इस तरह का जो सिटी होता है ध्यान रख रहा होता है उसे आपका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अपने ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजिंग फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में स्थान देता है। इंडिया में 2 शामिल हो गए। पहला शहर आपका कोच्चि था, ये कोच्चि शामिल हो ही चुका है। दूसरे शहर के बारे में बात करना है, दूसरा शहर हमारा कोझिकोड है। तो कोच्चि एंड कोझिकोड दोनों कहाँ हैं? कोच्चि और कोझिकोड दोनों केरला में हैं। केरला में आपने पता होगा कि केरला में अगर आप देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी केरला की बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ वेल्थ इन सारी चीज़ों पर, सोशल सिक्योरिटी में, ओल्ड एज वाले पर्सनों पे भी और ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए ये सिटी यहाँ से आ रहे होंगे क्योंकि ये ओल्ड एज फ्रेंडली माने जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश में गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में क्या खोला, मतलब एक यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI सखी की पहल की है जो आपका एक तरीके से वुमेंस के परिप्रेक्ष्य में AI का किस तरीके से आपका महिलाओं की शिक्षा एजुकेशन वाले सिस्टम में कैसे हम AI का यूज करेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आपका आयोग ने उत्तर प्रदेश में आके कहाँ किया गया है? इन्होंने किया है महात्मा ज्योति फुल्ले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। अब आपको रोहिलखंड से समझ में आ जाना चाहिए कि रोहिलखंड मतलब बरेली में ये विश्वविद्यालय है, ज्योति फुल्ले रोहिलखंड विश्वविद्यालय। और वहाँ पे इन्होंने ये इनिशिएट किया है कि AI सखी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, पहलों की बात करते हैं। 2 पहल, एक UP
ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में अभी जब यूपी के आप बजट में देखोगे तो उसमें दो आपकी जो है पहल चली है, एक आपका यूपी एग्रीज चली है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि हमारा जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में है, यहाँ पे कृषि का डेवलपमेंट करना है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों एरिया में कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। उसके लिए यूपी एग्रीज आपका चलाया गया है इस पिछड़ी खुदी को सही करने के लिए। और इसको किसके सहयोग से चलाई जा रही है ये स्कीम? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। तो अब ये भी आपको इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि किसके सहयोग से चलाई जा रही है यूपी एग्रीज स्कीम? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसी तरह से एक और स्कीम है AI प्रज्ञा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें AI वगैरह का यूज किया करके साइबर शिक्षा, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण सब दिया जा रहा है। यूपी के अंदर आपकी ये दूसरी स्कीम चलाई जा रही है। तो एक ही AI के द्वारा AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसी सभी डिजिटल कौशल का और प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि यूपी के लोग जो है इसमें स्किल प्राप्त कर सके। ये भी आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है चलाई गई। तो यूपी की ये दोनों स्कीम, AI प्रज्ञा और यूपी एग्रीज, दोनों स्कीम्स आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है और दोनों सही है, ठीक है। एक जो नोएडा जंगल ट्रेन परियोजना है, ये नोएडा जंगल ट्रेन परियोजना क्या है? ट्रेल, नोएडा जंगल ट्रेल परियोजना है। इसमें क्या है? इसमें आपका भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जा रहा है। मतलब वेस्ट को यूज करके हम एक वाइल्ड लाइफ पार्क बनाएंगे। वाइल्ड लाइफ मतलब वेस्ट यूज करेंगे, उस वेस्ट को ऐसे अरेंज करेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ, जैसे वहाँ जानवर पौधे ऐसे पक्षियों को छोड़ देंगे उस पार्क में। और वो का लगभग PP मॉडल पर बनाया जा रहा है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और इसका नाम क्या रखा गया है? नोएडा जंगल ट्रेल है। तो इसमें क्या होगा कि भाई नोएडा एक सिटी है, उसमें हम जो है इस तरीके से वेस्ट को वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट करके एक अच्छा जो है वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने का एक प्रयास है। तो पर्यावरण के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इससे पेड़ भी बचेंगे, इससे आपका वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन होगा और वेस्ट का भी यूज़ हो जाएगा। तो 3 in 1 अच्छी स्कीम है, तीनों आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है भारत की छठी आपकी जो है, अभी हमने पीछे बात भी करी थी कि SCL फॉक्सकॉन आपकी जो है सेमीकंडक्टर प्लांट है, छठा प्लांट है आपका सेमीकंडक्टर में, जेवर में आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये दोबारा आ गया है, वैसे तो वहाँ हो गया था, भूल से ये दोबारा डल गया होगा, पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक्चुअली में ना विस्टाडूम कोच से लैस भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन चलाई है। जंगल सफारी ट्रेन, इसमें क्या करेंगे लोग? जंगल सफारी की ट्रेन में क्या होता है कि लोग जंगल में जाएंगे, सफारी करेंगे, ट्रेन में बैठेंगे। विस्टाडूम ट्रेन है। विस्टाडूम ट्रेन का मतलब क्या होता है? विस्टाडूम कोच है। विस्टाडूम ट्रेन क्या होती है? जिसमें आपकी पूरी ट्रेन आपकी लगभग कांच की बनी होगी, जिसमें आप आराम से बैठेंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ से आपका जो है देख पाओगे। जो आपकी उसकी कुर्सी है वो आपकी ऐसे 360 डिग्री रोटेट हो पाएगी। तो आराम से बैठ के ट्रेन में बैठो, आसपास का सारा नज़ारा बढ़िया तरीके से देखो। तो इस तरह की ट्रेन से जंगल सफारी कराए जा रहे हैं, पूरे जंगल को देखा जा रहा है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से इको टूरिज्म और वन्य जीव जागरूकता बढ़ाने का एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये कैसे चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है कि आपका जो है पीलीभीत अगर देखें तो पीलीभीत में हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। उधर आपका बहराइच में आप जाएं तो बहराइच के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ कतरनिया घाट आपका वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क दोनों को के बीच में ये आपकी ट्रेन चलाई जा रही है। तो अगर आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका बहराइच हो गया, ये आपका पीलीभीत हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेन चला दी इन्होंने और यहाँ आपका जंगल सफारी आपकी स्टार्ट कर दी है। तो एक इम्पोर्टेंट है, इससे आपका जो है पर्यटन बढ़ेगा, इको टूरिज्म को बढ़ाने का अच्छा प्रयास है उत्तर प्रदेश का। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है, तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम जो है अपनी क्यूज़ ये कंप्लीट कर चुके हैं। और जितने भी मैं इसमें मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपकी जो है जो हमारा प्रयास 2.0 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, इसमें मैं आपका कंटिन्यू करता रहूँगा। और ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में से डेफिनेटली हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इससे हमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम कवर करके रखेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तीसरी बात, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आ रही है जो अभी तक मैंने जितनी भी क्यूज़ कराई हैं या आपके नोट्स दिए हैं उनसे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो जनरली हमारे सोर्स जो होते हैं स्टैंडर्ड सोर्स उसमें जनरली आती नहीं है। कई बार ये न्यूज़ या PIB वाली न्यूज़ आपकी ज़्यादा होती है, उस वाली चीज़ों से कलेक्ट करके ये जो है मैंने जो है इसको ज़्यादा बेटर तरीके से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।